मेरी लड़की से छेड़खानी के ऊपर, और छेड़खानी का विरोध जब उसने लड़के ने किया तो उसका मर्डर कर दिया गया, और उसको मर्डर को छुपाने के लिए रेलवे ट्रैक के साथ में उसको फेंका गया है। उनको किस बात की ये जल्दी थी कि विदिन 24 आवर्स इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए और डेड बॉडी को उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। रेलवे वालों का ये कहना है कि भाई हमारी ट्रेन से कोई हादसा नहीं हुआ है, तो क्योंकि वो लिखित में देते हैं कि जो भी हादसा होता है वो उसके लिखित के अंदर देते हैं। उसके बावजूद ये हमें आंखें दिखा रहे हैं, जबकि बाकायदा पीड़ित को डिप्टी साहब ने धमकाया कि अगर तूने किसी के कॉल को रिकॉर्ड किया तो मैं तुझे अंदर कर दूंगा। कौन सा कानून सिखा रहे हैं वो? चाहिए सर, जब 22 अप्रैल से ये घटनाक्रम हुआ तब से लेकर आज 4-5 महीने का टाइम हो गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अगर चाहती तो वो गिरफ्तार कर सकती थी अब तक। रात 8:30 बजे एक कॉल आ रहा था, तो उसके अंदर उससे कहलाया जा रहा था कि उससे या उसका हुआ है कि जैसे किडनैपिंग टाइप उसको करके अपहरण करके उसको, और उससे कहलवा रहे हैं कि मैं सुसाइड करूंगा। सामने ये दुविधा है, इन दोनों विधायकों ने ये बरगला रखा है कि जनता को कि हमारी चलती ही नहीं है, तो इसके कारण से जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ क्यों न्याय नहीं मिल रहा, तो आप बताइए जिस विधानसभा का कोई मुखिया ही नहीं है तो उसमें इस प्रकार के क्राइम होना स्वाभाविक है। मैं गया था सीआई साहब के पास इसका क्लिप बनवा के, और सीआई साहब को मैं ले जाकर ये क्लिप दिया। सीआई साहब को मैं बोला सर ये ऐसे ऐसे एक ऑडियो निकल के आई है, इसकी आप तहरीर करो। उन्होंने बोला ठीक है मैं इसकी तहरीर करता हूँ, और 1 महीने का टाइम बीत जाने के बाद में उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। घर में अंदर घुसकर छेड़खानी की है बच्ची से, घर पर जाकर वो रिकॉर्डिंग के अंदर वायरल हो रखा है कि हमने, जो गुनहगार इस चीज़ को स्पष्टीकरण दे रहा है कि हमने ये शराब नहीं पीता था, हमने खुद इसके ऊपर शराब डाली है। उसके साथ एक पीछे बड़ी टीम है जो मारने वाली। सुप्रीमो साहब से भी, सांसद साहब से बात चल रही है, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी मांगी है, तो परिजनों से मैं आज मिला हूँ इस संबंध में। इसमें मेन एक्यूज है शोएब खान, वो उसका आप प्लेटफॉर्म उसकी सोशल मीडिया पे आईडी देखेंगे तो वो हवा में हथियार लहराता हुआ दिख रहा है। अभी भी वो ऑडियो में ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि अभी तो एक का मर्डर किया है, अभी वो दूसरे का और करने की फिराक में है। कि 8 सितंबर को हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे गए हैं, तो क्या उनको देख के ये पता नहीं लगा कि ये सुसाइड है कि मर्डर है? सुसाइड और मर्डर में फर्क नहीं मालूम सकता किसी इंसान को, उसका कोई सुसाइड लेटर नहीं हाथ लगा। उनको राजनीतिक दबाव भी होगा, जब अभी तक 4 महीने हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या एक नौजवान बेटा एक सैनिक का चला जाता है, क्या पुलिस आज इतनी लाचार हो गई है कि एक मर्डरर का उसको गिरफ्तार करके उसको इंटेरोगेट नहीं कर सकते? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ आशीष चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं नीम का थाना के कोर्ट परिसर के बाहर, जहाँ एक बहुचर्चित हत्याकांड, अजय कुमार हत्याकांड जो मामला काफ़ी इन दिनों चर्चाओं में है। बता दें कि 22 अप्रैल का मामला है, जहां अजय कुमार की जो हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिवार की ओर से पुलिस में मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इसे एक हादसा करार देते हुए मामले के ऊपर एफआईआर लगा दी थी। एफआईआर लगाने के बाद में एक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होता है, जो ऑडियो वायरल होने के बाद में पुनः जो परिवार है वापस मुकदमा दर्ज करवाता है और न्याय की मांग करता है, लेकिन न्याय में देरी होने के कारण या उम्मीद टूटने के कारण परिवार जो है जो कोर्ट परिसर के बाहर धरना देता है, और बीते 16 दिनों से धरना जारी है। प्रशासन से, पुलिस से एक आस है कि कहीं ना कहीं इनके बेटे की जो एक नृशंस हत्या कर दी गई है, उस हत्या के मामले में इनको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। इस वक्त हम पहुंचे हैं जो धरना स्थल है, इसके बाहर कोर्ट परिसर के बाहर ये जो धरना जारी है लगातार, जैसे कि हमें सूचना मिली कि ये 16 दिनों से धरना जारी है, और जो अजय कुमार है इसके जो परिजन हैं यहाँ पे बैठे हैं, इसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर अन्य कई लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। इनसे जानेंगे क्या पूरा मामला था, कैसे इन्हें लगता है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। पूरे मामले के बारे में विस्तृत रूप से हम जानेंगे। तो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि अजय कुमार के जो परिजन हैं, क्या इनका संबंध है अजय कुमार से। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। अजय जी से क्या संबंध है आपका? मैं उसका पिताजी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक राम साई वर्मा है। जी, भारतीय सेना में थे आप। तो क्या मामला था पूरा, एक बार आप विस्तृत रूप से बताइए।
ये शुरुआत हुई मेरी लड़की से छेड़खानी के ऊपर, और छेड़खानी का विरोध जब उसने लड़के ने किया तो उसका मर्डर कर दिया गया, और उसको मर्डर को छुपाने के लिए रेलवे ट्रैक के साथ में उसको फेंका गया है। पूरा विस्तृत बताइए कि क्या, कैसे आपको इस घटना का पता चला, कैसे आपको लगता है कि ये हादसा नहीं बल्कि मर्डर था? क्या कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई आपके कि आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये हत्या की गई है आपके बेटे की? क्या ऐसी चीज़ें आपके सामने आई, एक बार पूरा विस्तृत बताइए। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बोल रही है कि इसको पहले बुरी तरह से मारा गया है, और उसके बाद जैसे इस जो जख्म है, उसके शरीर के जो जख्म है वो बता रहे हैं कि पहले इसको मारा गया है, इसका जो बाजू है वो तो उसको यानी कि एक को चमड़ी को काटा गया था, दूसरी को उसको तोड़ा गया है, घुटने को काटा गया है और जबड़े को तोड़ा गया है। तो ये इस चीज़ का यानी जाहिर करता है कि ऐसा जो अपना रेलवे से नहीं होगा, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है उसके अंदर सिर के अंदर 3 चोटें दिखाई गई है, जो कि जबड़ा सबसे हार्ड जगह है, और जो कोमल जगह है सर की वो यानी कि शेप है और जबड़ा टूटा हुआ है। और रेलवे वालों का ये कहना है कि भाई हमारी ट्रेन से कोई हादसा नहीं हुआ है, तो क्योंकि वो लिखित में देते हैं कि जो भी हादसा होता है वो उसके लिखित के अंदर देते हैं, तो बोला ऐसा उस दिन कोई हादसा नहीं हुआ कि जो रेलवे ने तस्दीक किया हो। तो रेलवे की ओर से पुष्टि की गई कि इसको हादसा जो बताया गया था रेलवे ट्रैक के ऊपर, मतलब जो इनकी हादसा हुआ था इनके साथ में, तो रेलवे विभाग की ओर से पुष्टि कर दी गई कि इस दिन कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो वहाँ से आपको लगा कि कहीं ना कहीं इसके साथ गलत हुआ है। कोई घटना से पहले आपके पास में कोई जो अजय है उसका कॉल वगैरह कुछ आया, आपको कुछ सूचना दी गई ऐसे? क्योंकि वहाँ अगर उसको ले जाया गया है तो कैसे उसको फ़ोन करके बुलाया गया है, कि इससे पहले कि क्या कुछ उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो? शाम को 7 बजे उसके पास एक कॉल आया था। कॉल आने के बाद वो वहाँ से घर से गया है, और उसके बाद 8:30 बजे एक कॉल आ रहा था, तो उसके अंदर उससे कहलाया जा रहा था कि उससे या उसका हुआ है कि जैसे किडनैपिंग टाइप उसको करके अपहरण करके उसको, और उससे कहलवा रहे हैं कि मैं सुसाइड करूँगा। और 2-3 बार कॉल आया, 3 बार लास्ट में जब मैसेज के पास जब कॉल आया तो जो लड़का की अभी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, उस लड़के का मामा की आवाज़ को मेरी मैसेज ने पहचाना है। अच्छा। कि ये तो उसके मामा की आवाज़ है, क्योंकि उसका मामा जो माउंडा खुर्द के अंदर है, ये करीब 1 साल तक वो रहा है, इसलिए उसको आवाज़ को वो यानी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी कि ये उसकी आवाज़ है। इसलिए हत्या के बाद जो ऑडियो सामने आई, आपको कब पता लगा, या आपके पास जब ऑडियो आई तो कितने दिन बाद आ गई थी ऑडियो? 20-25 दिन के बाद ऑडियो हमारे को यानी मिला है। अच्छा, आपको मिला? जो वायरल इन दिनों ऑडियो हो रही है, वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। तो उस ऑडियो को आधार मानकर आप क्या उस ऑडियो को लेकर किसी अधिकारी के पास गए थे, जांच अधिकारी के पास? मैं गया था सीआई साहब के पास इसका क्लिप बनवा के, और सीआई साहब को मैं ले जाकर ये क्लिप दिया। सीआई साहब को मैं बोला सर ये ऐसे ऐसे एक ऑडियो निकल के आई है, इसकी आप तहरीर करो। उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसकी तहरीर करता हूँ। और 1 महीने का टाइम बीत जाने के बाद में उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। तो उसके बाद फिर मैंने इस्तगासा के तहत FIR दर्ज करवाई 24 जून को, और इसकी रिकॉर्डिंग की एक चिप निकलवा के और मैं डिप्टी साहब को दिया। और डिप्टी साहब को 2 महीना तक उन्होंने जांच की, और उनकी अभी पोस्टिंग हो गई थी। पोस्टिंग होने के बाद वो चले गए, फिर ये वापस यानी कि अंधेरी नगरी में खो गया था। अभी कल से इसकी जांच कर रहे हैं अपना ASP साहब। सुनने में आया था कि जो आपने पहले जो मामला दर्ज करवाया था, उस मामला में पुलिस के द्वारा FIR लगाकर इस मामले को बंद कर दिया गया था।
तो क्या आपने पुनः इसकी जो दर्ज करवाई कुछ सूचना वगैरह? हाँ, इसकी मैं 24 जून को FIR करवाया था अच्छा। और उसका अभी इंक्वायरी चल रही थी। बोला हम जब भी मैं पूछता कि भाई इंक्वायरी चल रही है, लेकिन हमें कोई डिटेल नहीं दी गई इसकी। एक सवाल और रहेगा मेरा, कौन आरोपी हैं जो जिनके ऊपर आपको लगता है कि ये इस घटना में या इस साजिश में शामिल थे, उसकी हत्या के मामले में? इसके अंदर आरोपी शोएब खान माउंडा खुर्द और उसके यानी उसके साथी। पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया है? नहीं, अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। तो इसमें और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि हमें पता लगा, हमने भी खबरें वगैरह देखी, तो पाया गया कि जो कई लोगों के तरफ से जवाब दिया गया कि उन्होंने शराब पी रखी थी, शराब पी के ट्रैक पे चले गए। कहाँ तक सच्चाई है इन बातों में? नहीं, जो रिकॉर्डिंग के अंदर वायरल हो रखा है कि हमने, जो गुनहगार इस चीज़ को स्पष्टीकरण दे रहा है कि हमने ये शराब नहीं पीता था, हमने खुद इसके ऊपर शराब डाली है, वो तो खुद स्पष्टीकरण दे रहा है इसका कि ये शराब नहीं पीता था, इसके ऊपर हमने बदबू मारने के चक्कर में और इसके ऊपर खुद हमने शराब छिड़की है, और उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मृतक अजय के पिता हमारे साथ, जिन्होंने इस मामले के बारे में हमें बताया कि कैसे अजय को बहला फुसलाकर, उसे बुलाकर, उसके साथ में इस तरीके से उसको मारपीट की जाती है, रेलवे ट्रैक पर ले जाया जाता है, उससे फ़ोन पर घर पे बुलवाया जाता है कि ऐसे ऐसे है। हमने ऑडियो में सुना था, हालांकि हम इस वायरल ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, एक जांच का विषय है कि ऑडियो में कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर ऑडियो में जैसा बताया गया, अगर वाकई अजय के साथ में इस तरीके से हुआ है, तो ये काफ़ी नृशंस हत्या की गई है और आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में थोड़ी मुस्तैदी होनी चाहिए, जांच में तेज़ी आनी चाहिए, क्योंकि पहले जो ये मामला जैसे कि बताया गया था कि पुलिस की ओर से इस मामले को FR लगाकर इसकी जांच को बंद कर दिया गया था, लेकिन परिवार को लगा कि उनके साथ न्याय नहीं है, तो परिवार ने पुनः मामला दर्ज कराया और मामला दर्ज कराने के बाद में अभी इसका आगे अनुसंधान जारी है। और कहीं ना कहीं ये जो कानून प्रणाली है, इससे लोगों का विश्वास टूट रहा है, क्योंकि बीते 16 दिनों से जो न्याय का जो मंदिर होता है, न्यायपालिका होती है, उसके बाहर अगर लगातार 16 दिनों से न्याय की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, जो उनसे भी थोड़ी सी इस बारे में जानकारी जुटाएंगी। क्या इनकी पुलिस से उम्मीद रखते हैं, न्यायपालिका से उम्मीद रखते हैं, इनसे भी एक बार हम लोग जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सैनी है और बहुजन समाज पार्टी से मैं जिलाध्यक्ष हूँ सिक्कर से। और जब से धरना लगा तब से हम इस पीड़ित परिवार के साथ कंटिन्यू कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और हमारी टीम हर दिन इसके साथ रहती है। यहाँ पे जैसे हमारे जिला प्रभारी जी भी हैं, ये हमारे कार्यकर्ता भी हैं BSP के, और हमारा एक ही मानना है सर, ये एक केस नहीं है सर, ये 2 केस हैं। एक तो उनकी जो बच्ची है उसके साथ यानी कि छेड़खानी का मामला भी है, जो पोक्सो एक्ट के तहत आता है, क्योंकि बच्ची 18 साल की नहीं हुई इस चीज़ में। दूसरी चीज़, उस बच्ची से जो छेड़खानी हुई, उस स्थिति को बचाने के लिए बच्चा उनसे बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद में ये मामला आगे बढ़ता है और उन्होंने इस तरह का मामला मारने का सिस्टम वो बनता है जो रिकॉर्डिंग में आप सुन रहे हो, ये इसकी स्थिति। लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें एकदम साइलेंट है, कुछ नहीं करा। लेकिन अब जिस तरह से आप पत्रकार भाइयों का और जो सामाजिक संगठन है उनका जिस तरह से दबाव पड़ा है प्रशासन के ऊपर, तो उस पर थोड़ा सा उन्होंने काम चालू किया आज से। और हम ये चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस परिवार को जो न्याय है वो इसको मिलना चाहिए, और हम इसके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे जब तक इस न्याय नहीं मिलता है तब तक। ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो पुलिस है इसमें आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? सर ये चीज़ तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सच्चाई ये है सर, जब 22 अप्रैल से ये घटनाक्रम हुआ तब से लेकर आज 4-5 महीने का टाइम हो गया, लेकिन पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो वो गिरफ्तार कर सकती थी अब तक, लेकिन उनका कोई गिरफ्तारी का कोई सिस्टम नहीं हुआ और ना इस परिवार को कोई न्याय दिया अभी तक। तो किस आधार पर कहेंगे पुलिस इनकी हेल्प कर रही है? पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले हमारे क्षेत्र में घटित होते हैं, तो पूरे मामले को कैसे देखते हैं?
देखो, हमने इसकी सूचना हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन कल हमारी वहाँ मीटिंग थी, तो हमने वहाँ पे इस मामले को रखा है कि आप स्टेट लेवल पे इस बात को उठाएं। और हम तो ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन ने सही तरीके से, अगर वो गलत हैं तो उनको सज़ा दिलाने का काम करें और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ धरना जो प्रदर्शन था यहाँ पे, जो शामिल थे धरने प्रदर्शन में, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी और बताया कि ये किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, आखिर न्याय में क्यों देरी हो रही है, पुलिस की गलती है या सबूतों का अभाव है, या और वो जांच का विषय है। और भी कुछ धरना स्थल पर मौजूद हैं, उनसे भी एक बार उनकी राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं गजानंद सैनी, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। सैनी जी, मामला है, न्याय नहीं मिल रहा, न्याय में देरी की गई अब तक, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ये जो मामला, यहाँ के जो विधायक हैं, एक विधायक जी तो जीते हुए हैं और एक विधायक जी हारे हुए हैं, तो दोनों विधायक आज पावर में हैं। एक जीता हुआ है और एक सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष है, तो दोनों राज्य की व्यवस्था में हैं। अब दोनों ने इस तहसील की जिम्मेदारी ले नहीं रखी। वो ये दोनों ये कहते हैं कि एक तो ये कह रहा है कि मेरी चलती नहीं है, सरकार नहीं है मेरी, एक कहता है कि मैं हारा हुआ हूँ। तो इस तहसील का मालिक है कौन? अब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर कौन रहा है? जनता के सामने ये दुविधा है। इन दोनों विधायकों ने ये बरगला रखा है कि जनता को कि हमारी चलती ही नहीं है। तो इसके कारण से जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ क्यों न्याय नहीं मिल रहा, तो आप बताइए, जिस विधानसभा का कोई मुखिया ही नहीं है तो उसमें इस प्रकार के क्राइम होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं है। प्रशासन किसके नीचे काम कर रहा है जनता को पता ही नहीं। जब वो विधायक को कहते हैं तो सूचना तो वहीं जाएगी, जनप्रतिनिधि है। तो जनप्रतिनिधियों की जो उदासीनता और जनता को गुमराह कर रखा है दोनों ने, तो इसी के कारण से इस प्रकार के मामले हो रहे हैं। साथ ही जैसे राम साई जी के बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उसके छेड़खानी का हुआ, और उसके बाद में उसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई कि उस छेड़खानी करने, घर में अंदर घुसकर छेड़खानी की है बच्ची से, घर पर जाकर। और जब वो अपने भाई को कही, अजय को, और वो घर आया और उसे जो आज जो अपराधी है उसको कहा कि भाई इस प्रकार से आप कैसे कर सकते हैं, तो उसी एवज में उसको मारा गया है। और उसके साथ एक पीछे बड़ी टीम है जो मारने वाली, तो वो अकेला तो था नहीं, मार नहीं सकता इतना, अपन भी जानते हैं सब लोग। तो उसके साथ एक गिरोह है, जो गिरोह उसको बच्चे को मारा है। और इस प्रकार के कई कांड वहाँ हुए हैं पहले भी, जो उनमें संगीन हैं वो लोग। तो अब इसका जैसे न्याय, आज 16वां दिन हो गया धरने को बैठे हुए, और जैसे बहुत सारे संगठन यहाँ बैठे हुए हैं, और प्रशासन के अभी तक ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि यहाँ प्रशासन आके पूछे कि भाई आप क्या चाहते हो। लेकिन कल जैसे ये अल्टीमेटम दिया गया प्रशासन को कि 8 सितंबर को हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे का कदम और उठाएंगे। तो हम निश्चित रूप से न्याय लेकर रहेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। और प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं कि समय रहते इस मामले के अंदर जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करें तत्काल। और इस प्रकार की घटना हुई, जैसे बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, तो SC/ST एक्ट में या उसको जो पॉक्सो एक्ट में, तो वो तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। जब एक पूर्व सैनिक जो प्रशासनिक व्यवस्था में रहा है, जो अपने सुरक्षा के लिए सेवा दे के आए हैं, और उसके मामले को इतने हल्के में ले रहे हैं, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना यहाँ सक्रिय है। तो यहाँ प्रशासन की कितनी मुस्तैदी है कि काम कर रहा है। एक पूर्व सैनिक को न्याय के लिए दरी बिछानी पड़ी है, तो कितनी शर्मसार करने वाली ये घटना है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जो इस प्रदर्शन में शामिल थे, सैनी जी थे। तो इन्होंने बताया कि कैसे एक जो सेना के जो जवान हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके साथ में ऐसी घटना घटित होती है। उनका एक जो जवान बच्चा है उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद में वो न्याय के लिए इस तरीके से कोर्ट परिसर के बाहर दरी बिछाकर न्याय की मांग करता है, न्याय की उम्मीद करता है। तो वाकई ये एक अफसोस की और खेदजनक बात है। वहीं धरना स्थल पर हमारे साथ में मनीष जी चौधरी भी हैं, जो RLP से पदाधिकारी भी हैं, RLP से महासचिव हैं मनीष जी, ये भी हमारे बीच पहुंचे हैं। मनीष जी, मामले की जानकारी कब लगी? मामले की जानकारी अभी सोशल मीडिया से जब ये वीडियो वायरल हुआ उसी टाइम लगी, और
इस तरह ये अजय वर्मा है जो बच्चा है, इसकी निर्ममतापूर्वक जो हत्या की गई है, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को भी इसका पता चला अभी 1 दिन 2 दिन पहले, तो उन्होंने ही मेरे को यहाँ पे भेजा। आज उनके निर्देशानुसार मैं यहाँ आया हूँ और हमारी पार्टी इसमें पूरी तरह सहयोग करेगी। ये जो आंदोलन, बड़ा आंदोलन है, उसके अंदर उपस्थित रहेंगे। और सुप्रीमो साहब से भी, सांसद साहब से बात चल रही है, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी मांगी है, तो परिजनों से मैं आज मिला हूँ इस संबंध में और उनको अवगत कराया जाएगा इससे। और एक बहुत ही निंदापूर्वक घटना है, इस तरह बर्बरतापूर्वक बच्चे की हत्या करना और उसके अंदर किसी का गिरफ्तार नहीं होना एक घोर अन्याय है। मतलब कोई किसी तरह का कोई शासन प्रशासन नज़र नहीं आता कि इतनी दुखद घटना होने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो इस अवगत कराएंगे और पूरी तरह हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। मनीष जी, इतना बड़ा मामला हो गया है, काफ़ी बड़ा मामला है। 22 अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ चुका है, लेकिन बीते 4 महीनों में न्याय नहीं मिल रहा। क्या मानते हैं, कहीं पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं, कहीं जो इस जांच को है, कहीं कुछ राजनीतिक दबाव प्रभावित तो नहीं कर रहा? कैसे देखते हैं? कोई न कोई राजनीतिक दबाव ही होगा, जब अभी तक 4 महीने हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और तो क्या हो सकता है। कोई न कोई किसी तरह का दबाव तो है ही पुलिस के ऊपर, जो अब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। बच्चा तो मरा ही है, बच्चे की तो जो हत्या हुई है उसके बाद भी किसी को इनका गिरफ्तार नहीं करना, ये इंगित करता है कि किसी न किसी प्रकार का दबाव है जिसमें पुलिस काम नहीं कर पा रही है। इस मामले में जैसे आप आए, आपको काफ़ी जानकारी भी मिली, इनके परिजनों से मिली, तो इस मामले की जानकारी आप बेनीवाल जी तक पहुंचाएंगे? हाँ बिल्कुल, बेनीवाल जी के संज्ञान में पूरा मामला डाला जाएगा। बेनीवाल जी जो हैं वो राष्ट्रीय पंचायत में बैठते हैं, एक तरीके से बात करें संसद की, तो जहां वो बैठते हैं वहां हमारे लिए कानून व्यवस्थाएं, नियम कानून कायदे, हमारे हित की बात की जाती है। तो लगता है कि कहीं वो अगर संसद में इस बात को रखेंगे तो अजय को न्याय मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वो भी जिस प्लेटफॉर्म पे वो रखेंगे, रखना चाहिए उनको, वहाँ वो रखेंगे। और हमारा तो यही है कि उनको इस मामले से अवगत कराएंगे और पूरी तरह जो आंदोलन है उसके अंदर सक्रिय भागीदारी निभाएंगे और हमारा पूरा सहयोग रहेगा इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। ये थे मनीष जी जो आरएलपी के पदाधिकारी हैं। इन्होंने बताया कि जो हनुमान बेनीवाल हैं, आरएलपी से नागौर सांसद हैं, उन्होंने जैसे इनको मामले का पता चला तो उन्होंने इन्हें भेजा है और इन्होंने कहा कि ये उन तक पूरी जो मामला है, परिजनों से बातचीत इन्होंने की है अभी, तो ये जो पूरी बातचीत है ये हनुमान जी बेनीवाल के साथ साझा करेंगे और उम्मीद है कि वो संसद में इस बात को रखेंगे और अजय को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं कुछ और भी धरने में हमारे साथ शामिल है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अजय जो हत्याकांड है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके बारे में जैसे ऑडियो वायरल हो रहा है वो सभी को मालूम है, हत्याकांड का भी सभी को मालूम है कि ये एक बिल्कुल एक आज के सभ्य समाज में इस चीज़ को कहीं भी जगह नहीं है। एक जिसका इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का है तो वहाँ पर इतना आज समाज जैसे शिक्षा में हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है, परंतु एक जो पशु वृत्ति, जो पशु बुद्धि है, जो क्राइम की एक देखा जाए, वो आज भी उसमें कोई सुधार नहीं है। तो जैसे हम लोग अभी एक पिछले दिनों कुछ एक प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण में हमने जब डिप्टी साहब से बात करने गए तब वो ये बोल रहे थे कि हम लोग तो बंद गाड़ियों को जबरन जब्त कर रहे हैं ताकि क्राइम को कम किया जा सके, जबकि यहाँ पर लोग इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, जो इसमें मेन एक्यूज़ है शोएब खान, वो उसका आप प्लेटफॉर्म उसकी सोशल मीडिया पे आईडी देखेंगे तो वो हवा में हथियार लहराता हुआ दिख रहा है। अभी भी वो ऑडियो में ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि अभी तो एक का मर्डर किया है, अभी वो दूसरे का और करने की फिराक में है, फिर भी उसके बावजूद वो खुले में घूम रहा है। क्या पुलिस को ये नहीं पता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा यहाँ पर? तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है वो सभी को तो पता चल चुकी है आज जो स्थिति है। और एक जो यहाँ की पॉलिटिक्स को भी देखा जाए कि ये लोग भी बस अपना एक जो स्वार्थ है उस हिसाब से एक ही नज़रिए से काम कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक प्रकरण हुआ था जिसमें किसी धन्ना सेठ के यहाँ से कुछ 75 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर उस चोर को मुंबई से पुलिस ने
गिरफ्तार करके यहाँ नीमका थाना ले आए थे वो लोग। तो क्या एक नौजवान बेटा एक सैनिक का चला जाता है? क्या पुलिस आज इतनी लाचार हो गई है कि एक मर्डरर का उसको गिरफ्तार करके उसको इंटेरोगेट नहीं कर सकते? 75 लाख रुपए की चोरी करने वाले को ये लोग 24 घंटे में पकड़ के ले आते हैं, लेकिन एक वहीं पर इतना खुखार अपराधी जो पहले भी कई अपराध में शामिल रह चुका है और वो खुद ही जिस हिसाब से उसने क्राइम किया है, वो जब एक नॉर्मली हम सुनते हैं, जो सभी ने सुना होगा, उसके हिसाब से कितना हीनियस क्राइम की कैटेगरी में उसको रखा जा सकता है? क्या उसको आज के समय में कहीं भी जगह है उस चीज़ को? तो वो लोगों को देखने के बाद क्या पुलिस प्रशासन की आंखें आज भी बंद है? उन लोगों के पास भी ऑडियो जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो सब लोग इस चीज़ को सुन करके भी अगर आंख बंद करके बैठे हैं, कान बंद किए बैठे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय जो है वो हम लोगों को जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो एक तरीके से देखा जाए जो खून का ही पानी हो चुका है कि हम लोग बोलेंगे नहीं, इसलिए वो लोग जो इतने बौने लोग हैं वो हम पे राज कर रहे हैं इस बात को लेकर के, तो कि हाँ भी इनको दबा देंगे। मात्र 151 के सेक्शन में वो बंद करके नॉर्मल आदमी की वो इस हालत कर देते हैं कि एक थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले एक प्रकरण और हुआ था चोरी के मैटर में, जब एक चोर को पकड़ करके उसको थाने में कुटाई की थी पुलिस वालों ने, उस दौरान उसकी वहीं पर जेल में मौत हो जाती है। उसको लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा था, तब जाके पुलिस प्रशासन की आंखें खुली थी। जबकि यहाँ तो बिल्कुल जैसे एक मिर्ज़ापुर की जो वेब सीरीज़ आई थी, बिल्कुल सेम क्राइम सीन घटित हो रहा है यहाँ पर। फिर क्या फ़र्क रह गया जंगल राज में और कानून की? आपको लगता है कि जो पुलिस की जो जांच धीमी नहीं है, बल्कि उसे राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण वो प्रभावित हो रही है? सर, राजनीतिक हस्तक्षेप तो बिल्कुल इसमें नज़र आ रहा है कि जो इसमें अक्यूज नंबर 2 है वो ऑलरेडी फ़िलहाल वर्तमान सरपंच है, तो उसने तो थाने के साथ मैनिपुलेशन तो किया है ना। और एक नॉर्मल आदमी, चलिए ठीक है, वो उस चीज़ को नहीं समझ सकता, लेकिन एक जो प्रोफेशनली ऑफिसर कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होती है, बाकायदा हर चीज़ की उनकी एक ट्रेनिंग होती है, ऑलरेडी वो ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं। उन लोगों ने जब बॉडी को देखा होगा, क्राइम सीन पर वो लोग गए हैं, तो क्या उनको देख के ये पता नहीं लगा कि ये सुसाइड है कि मर्डर है? सुसाइड और मर्डर में फ़र्क नहीं चल सकता किसी इंसान को? उसका कोई सुसाइड लेटर नहीं हाथ लगा। उनको किस बात की ये जल्दी थी कि विदिन 24 आवर्स इसका कि पोस्टमार्टम करवाया जाए और डेड बॉडी को उसका दाह संस्कार कर दिया जाए? क्यों उन लोगों ने उस हिसाब से पोस्टमार्टम नहीं करवाया? पुलिस तो हर एक शरीफ इंसान को भी जब शक की नज़रों से देखती है, जब इतना बड़ा मैटर हो जाता है, तो उसके ऊपर उसने एक बार भी डाउट नहीं किया क्या? ठीक है, मान लेते हैं कि वो लोग अगर उसमें एक्यूज है या नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है सर, कि जो इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है वो सचमुच शोएब का है या वो किसी और का है, हम और आप तो उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। पूरा आईटी सेल उनके पास है, पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट उनके पास में है, पुलिस डिपार्टमेंट उनके पास में। तो हम तो एक सिविल पब्लिक हैं, तो हम इन लोग अगर न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बावजूद इतना सब सिस्टम जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों से वो जो चल रहा है, इनको सैलरी मिल रही है, उसके बावजूद ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। जबकि बाकायदा पीड़ित को डिप्टी साहब ने धमकाया कि अगर तूने किसी के कॉल को रिकॉर्ड किया तो मैं तुझे अंदर कर दूंगा। कौन सा कानून सिखा रहे हैं वो? क्या इनको फंडामेंटल राइट संविधान के तहत नहीं मिला इसको? तो सर, इसकी बात ऐसी है कि जो पुलिस वाले इसमें संलिप्त हैं, बाकायदा हम ये चाहते हैं कि मुलजिम जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे दूसरी बात, जो भी पुलिसकर्मी ऐसे लोग हैं उनको आवश्यक रूप से उनको सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की पुलिस प्रशासन में कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे आप आर्मी में देखिए, ये भी बीएसएफ से रिटायर हैं, इनके यहाँ का डिसिप्लिन देखिए, उसके मुकाबले तो ये पुलिस प्रशासन में 20% भी नहीं है। हमारा कोई विरोध पुलिस प्रशासन से नहीं है, किसी राजनेता से नहीं है, हमारा विरोध तो यहाँ की जो परिस्थिति है इस प्रकार से घटित हो रही है, जबकि पूरा सिस्टम होने के बाद हो रही है। हमारा विरोध उस बात से है कि इतना सब बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, आईजी डिप्टी लेवल के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, उसके बावजूद उनकी आंखों के सामने ये सब चीज़ें चल रही हैं।
तो ये थे हमारे साथ में जो धरना स्थल है इस पर मौजूद हैं, तो इन्होंने अपनी राय रखी इस घटना के प्रति, बताया कि कैसे जो पुलिस है इसकी असंवेदनशीलता दिखी है, जो जांच को भी राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रभावित किया गया, राजनीतिक दबाव के कारण। हालांकि वो जांच का विषय है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ जो मामला था घटित हुआ, वायरल जो ऑडियो थी उसमें जो आरोपी है, हालांकि हमने पहले भी बात की, एक जांच का विषय है ऑडियो। तमाम जो पुलिस के पास में बहुत से संसाधन हैं, उनके पास में तकनीकी रूप से पुलिस हमसे बेहतर सक्षम है जो उस ऑडियो की तरीके से जांच कर सकती है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी हैं उनकी ओर से भी इस न्याय के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। हालांकि यहाँ के एक संगठन है जो बीते कल को उन्होंने, जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, उनको ज्ञापन भी दिया न्याय की मांग को लेकर कहा गया, जिसमें जो टीकाराम जूली है उनकी ओर से भजनलाल जी से मांग की गई कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाया जाए। लेकिन कुछ इस मामले में लेट लतीफ़ी के कारण काफ़ी सवाल उठते हैं, जो पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि पुलिस जो है कि इस मामले में निष्पक्षता से कार्य नहीं कर रही है, इसलिए इस न्याय में इतनी देरी हो रही है। बीते 16 दिनों से जो यहाँ पर धरना जारी है, लगातार अब आगे कितने दिन तक धरना जारी रहेगा, लेकिन जैसा कि जो धरने पे बैठे हैं इन्होंने बताया कि 8 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। तो 8 तारीख तक अगर इसमें इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है या आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो एक ये बड़ा आंदोलन करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।